नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंजीत भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मंजीत भारद्वाज केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है और एक्चुअल रेट क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है और एलिमेंट्री रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर के बीच में क्या लिंक होते हैं। यही सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो मैंने एक सिंपल सी रिएक्शन लिखी है। देखिए ए से हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, यानी ए से हमने प्रोडक्ट बना लिया। अब कितने टाइम में ये प्रोडक्ट पूरा बन जाएगा, कितने टाइम में हमारी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, इसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सीधे शब्दों में अगर आप सुनना चाहें तो, यानी सिंपल और स्ट्रेट लाइन के अंदर सुनना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि किसी रिएक्शन को पूरा होने में कितना टाइम लगता है, वो किस स्पीड से जा रही है, उसकी स्पीड को ही नापने को, उसकी स्पीड को मेजर करने को के लिए हम जो इक्वेशंस का यूज करते हैं उसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो यहां ए देखिए, अब ए क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट जिस रेट से खत्म हो रहा है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, कितने टाइम से वो फिनिश हो रही है, वो माइनस हो रही है, वो कम हो रही है, उसको बोलेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन। या फिर प्रोडक्ट, क्योंकि जब रिएक्शन शुरू हुई थी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, 0 थी, तो प्रोडक्ट किस रेट से बढ़ रहा है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, उसको भी रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। वो दोनों इक्वल होते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि वो कैसे होते हैं। बस आपको एक डेफिनेशन दे दी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ये दोनों में से कोई भी चीज यूज कर लो उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, यानी रिएक्शन की स्पीड को ही रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है उसे निकालने का। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला तो मैं आपको बता ही चुका हूं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी कि आपने कंसंट्रेशन ली, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो वो माइनस होगी, तो उसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि वो डिक्रीजिंग है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेंगे तो क्योंकि वो बढ़ रही है तो वो प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, तो आगे साइन मैंने कोई यूज नहीं किया, वो आगे आपको मैं बताने वाला हूं। तो कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम ये है रेट ऑफ रिएक्शन। अब उसके बाद एक और मैथमेटिकल हमने डेरिवेशन की है, उस मैथमेटिकल डेरिवेशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन की पावर n के। अब ये पावर n क्या होती है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्या लिंक है, उसके बारे में भी आगे हम वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधा आप इसे यहां से लर्न कर लीजिए एक बार, आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो कंसंट्रेशन की पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो उसे इक्वल करने के लिए हमने क्या लगाया, कांस्टेंट लगा दिया। इस कांस्टेंट को k से रिप्रेजेंट किया है और इसी कांस्टेंट को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्लियर है, इसे आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। यहां पर अब किसी रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन में सिर्फ तीन चीजें ही इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, उसका टाइम निकालना कि वो 50% कब होगी, 25% कब होगी, 75 कब होगी या आधी कब होगी, कैसे होगी, किस तरह से होगी। तो उसका टाइम, यानी कि वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, कितने टाइम में 50% हो जाएगी, कितने टाइम में 75% हो जाएगी। इस तरह की परसेंटेज, 70% भी जरूर नहीं है कि हमें फुल नंबर में लेना है, तो कितने टाइम वो कितनी कमियां ज्यादा हो जाएगी, उसका टाइम निकालना पहली चीज। सेकंड, उसके k की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी। किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में टेम्परेचर और प्रेशर अगर आप फिक्स कर देते हो तो किसी इक्वेशन का जो रेट होता, जो रेट कांस्टेंट होता है, जो k है, वो फिक्स हो जाएगा। क्लियर है, वो कभी नहीं बदलेगा। क्लियर है, और उसका जो ऑर्डर है वो भी फिक्स हो जाता है। और ऑर्डर क्या होता है, ये पावर n, इसी को ऑर्डर बोलते हैं। तो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर और दूसरी जो कंडीशंस है वो फिक्स कर देते हैं, तो हर बार उस रिएक्शन को उन्हीं कंडीशंस के अंदर करेंगे ना, तो हर बार वो इसी ऑर्डर को फॉलो करेगी, इसी मतलब इसी टाइम पे पूरी होगी। मान लीजिए कोई रिएक्शन 5 मिनट में पूरी होती है, मैं उसको सेम कंडीशनें दे रहा हूं, तो वो अगली बार भी 5 ही मिनट में पूरी होने वाली है। ये तो क्लियर है, ऑब्वियस सी बात है। तो लाइक दैट इस k की वैल्यू भी बदलेगी नहीं अगर कंडीशनें सेम रखते हैं। अगर आपने कंडीशनें बदल दी तो हो सकता है उसको टाइम कम ज्यादा लगे, हो सकता है उसके k की वैल्यू भी बदल जाए, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। क्लियर है, तो यानी हमारे पास तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो उसका टाइम निकालना हम सीखेंगे, दूसरा k की वैल्यू क्योंकि रेट कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट, और तीसरा n की वैल्यू, इसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो ये तीन चीजें ही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं किसी केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री थिंग्स। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 लिखी, इक्वेशन नंबर 2 लिखी, रेट ऑफ रिएक्शन है, दोनों रेट ऑफ रिएक्शन है, दोनों को इक्वल कर दिया। क्लियर, k कंसंट्रेशन की पावर n ये था, और कंसंट्रेशन बाय टाइम ये भी रेट था, दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद k की वैल्यू निकाली। मैंने बोला हम k के ऊपर बहुत फोकस करने वाले हैं, तो k की वैल्यू को हम k को निकालेंगे, यहां से डिटरमाइन करेंगे, तो कंसंट्रेशन की पावर n जो है वो नीचे चला जाएगा, 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर n। क्लियर है, अब अगर ये कंसंट्रेशन की जगह अगर प्रेशर होता तो मैंने उसके लिए लिखा k इक्वल प्रेशर बाय टाइम। देखिए कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर लिख दीजिए। अगर आपके सारे रिएक्टेंट
गैसेस फॉर्म में है तो उनकी कंसंट्रेशन लिखने की बजाय आप उन्हें प्रेशर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर आ गया, 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर n थी तो उसकी जगह भी कंसंट्रेशन की जगह पर यहाँ प्रेशर की पावर n आ गई। क्लियर है? तो यानी कि इसे हमने सीधा यानी ये दोनों के जो है वो एक ही बात है। अगर आपके पास रिएक्टेंट जो है वो कंसंट्रेशन की जगह पर प्रेशर की फॉर्म में तो भी यही आएगा। अब हमने क्या निकाला K इक्वल कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम और कंसंट्रेशन की पावर n। अब इस कंसंट्रेशन की पावर n को ऊपर ले जाओ तो कंसंट्रेशन की पावर n माइनस में चली जाएगी। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन की पावर n माइनस में चलेगी। दोनों कंसंट्रेशन और इसकी पावर 1 है और उसकी पावर माइनस n है, तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n। 1 इसका था और n ये माइनस का हो गया था, दोनों का बेस सेम था, दोनों का बेस कंसंट्रेशन था, तो पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं। ये माइनस की n थी और वो प्लस का 1 था, तो दोनों ऐड हो गए, 1 माइनस n बन जाएगा। यानी K इक्वल हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये वो फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा इसे लर्न रखना है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाता है कि K के यूनिट्स बताइए, K के यूनिट्स, तो यूनिट हम यहीं से डिफाइन कर सकते हैं, यहीं से हम इन्हें फाइंड कर सकते हैं यूनिट्स को बहुत आसानी से। कैसे? कंसंट्रेशन हमें पता है क्या होती है। कंसंट्रेशन अगर सीधा कंसंट्रेशन कहीं पे भी लिखा है तो उसका एक ही मतलब होता है, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होती है, तो इसकी जगह पर यूनिट लगाइए मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन इट स्टैंड्स फॉर मोल पर लीटर। और नीचे टाइम, टाइम वो आपको सेकंड में दे रहा है तो ऐसा यूनिट है तो सेकंड में देगा। अगर वो ऐसा ही नहीं कर रहा, मिनट में दे रहा है या पर आवर में दे रहा है, तो आपकी मर्जी, इसे आप मिनट में लिख सकते हो, पर आवर में लिख सकते हो। और उसके बाद 1 माइनस n, तो ये जो n है इसकी वैल्यू आपको जरूर देगा। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब वो ऑर्डर क्या होता है उसी के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां से आपके पास K की वैल्यू आ चुकी है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसे ध्यान से दोबारा से देख लीजिएगा कि रेट जो है वो दो इक्वेशन से मिलकर बना हुआ है और दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दिया हमने, तो हमारे पास K के यूनिट्स आ जाएंगे, K की वैल्यू आ जाएगी और उस वैल्यू से हम K के यूनिट्स, उन सब चीजों के, उन सब टर्म्स के अगर हम यूनिट फिलअप करते हैं तो हमारे पास K के यूनिट भी आ जाएंगे। तो किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो हम K के यूनिट्स निकाल देंगे। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब n, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस n। यहाँ आपको रेड डॉट जो दिखाई दे रहा है ये जो है ये इसी n के बारे में बात कर रहे हैं और यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अब वो कैसे होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए उसके बारे में यहाँ आपको थोड़ा मैं इसके बारे में यहाँ आपको बता रहा हूँ। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, आपने इसके बारे में सुना होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? देखिए मैंने जो एरोज लगा रखे हैं उन एरोज को बाद में देखिएगा, बाद में ध्यान कीजिएगा। जो मैं आपको जहां जिस पॉइंट पर पॉइंट आउट कर रहा हूं उसी के ऊपर ध्यान रखना आपको कि मैं कहां आपको बता रहा हूं, ताकि इन सबको बाद में मैं कोरिलेट कर सकूं एक दूसरे के साथ। तो बहुत केयरफुली इन सब पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रख दीजिएगा जहां मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको करवा रहा हूं लॉ ऑफ मास एक्शन, और इसकी वजह आपको सिंपल कर देता हूं कि मैं बहुत सारे मैटर को बहुत थोड़ा करके और बहुत साफ साफ करके क्लियर कट जो मेन बात है वही आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, क्योंकि ये बेसिक्स है, आगे भी काम आएगा और ये आपको आना ही चाहिए, वरना आगे की चीजें आपको समझ नहीं आने वाली हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है 2A 3B से प्रोडक्ट बन रहा है, 2A और 3B, ये क्या है 2 और 3, ये कोफिशिएंट होते हैं, ये आपको क्लियरली पता होगा। कोफिशिएंट मतलब जो जब हम किसी रिएक्शन को क्या करते हैं बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने के साथ जो आगे जो डिजिट लिखे होते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स लिखी होती हैं, उन्हें कोफिशिएंट कहते हैं, मल्टीप्लायर, गुणांक। ठीक है, क्लियर होगा। और ये जो गुणांक होते हैं ये नंबर ऑफ मोल्स भी होते हैं, यानी 2A का मतलब है 2 मोल ऑफ A, 3B का मतलब है 3 मोल ऑफ B। क्लियर है? तो हमारे पास ये 2A था, ये 3B था और कुछ प्रोडक्ट बन रहा था। बहुत सिंपल रिएक्शन है, मैं इसके डीप में जाऊंगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो सब हम आगे करने वाले हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसके बाद हमने इसका रेट लिखना है, तो रेट क्या था हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन या तो कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी आपके पास टाइम होना चाहिए, कितने टाइम में पूरी होगी, टाइम नहीं है तो क्या करें हम कंसंट्रेशन की पावर n कर देंगे, क्लियर है, इनटू K करेंगे तब भी हमारे पास रेट आ जाएगा। तो ये पावर n कहां से लेके आए, अब ये प्रॉब्लम चलती है कि पावर n कहां से लेके आए। अगर कोई लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी है और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट जो है वो K इनटू A की पावर, अब देखिए जितने रिएक्टेंट, हमने यहाँ पे सिर्फ कंसंट्रेशन की पावर n लिखी ना, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कोई भी हो, ठीक है, उसकी पावर n कर दो। तो हम यहाँ सिर्फ रिएक्टेंट की फॉर्म में अगर हम इसे लिखना चाहें रेट की इक्वेशन को रिएक्टेंट्स की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट की पावर n, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रिएक्टेंट की फॉर्म में अगर इसे लिखना चाहें तो रिएक्टेंट की फॉर्म में ये कैसे होगी, K इनटू, और जनरली हम रिएक्टेंट की फॉर्म में ही लिखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो A, देखिए K A की पावर 2, जो आगे कोफिशिएंट लगा हुआ है, जो आगे मल्टीप्लायर लगा हुआ है वो पावर बन गया। फिर उसके बाद K के मल्टीप्लाई में, उसके बाद B की पावर 3, ये जो 3 लगा होता है ये B की पावर बन गया 3। अब इसका ऑर्डर निकालें तो ऑर्डर मैंने बोला n क्या होता है, तो n देखिए कैसे निकलेगा, ये जो ऊपर जो आपके
ऊपर पावर्स होती हैं रेट इक्वेशन के अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर जो कंसंट्रेशन की पावर होती है उन सब पावर्स का जो सम है, अलग अलग रिएक्टेंट है तो अलग अलग रिएक्टेंट्स की पावर का जो सम होता है उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। मैंने यहां आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n होता है, यानी कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर कंसंट्रेशन तीन अलग अलग दे रखी है तो क्या करें, तो तीनों का ऊपर वाला सम जोड़ दीजिए। अब अगर मान लीजिए यहां पर 2 ना होता, यहां पर भी 3 ना होता, 1 1 होता तो क्या करते, तो a की पावर 1 b की पावर 1 तो टोटल ऑर्डर कितना होता, 2 होता। लेकिन यहां इसकी a की पावर 2 है, b की पावर 3 है, तो टोटल ऑर्डर कितना होगा, 2 और 3 5। ये तो है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आप रेट को ऐसे निकाल सकते हो बहुत आसानी से, आपके सामने से। ये तो बहुत सिंपल हो गया उस हिसाब से। और ये लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ अप्लाई होता है एलिमेंट्री रिएक्शंस के ऊपर। अब देखिए ये एरो मैंने ऐसे करके लगा रखा है, यहां से आपको समझ में आएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन ओनली एलिमेंट्री रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई होता है, और वो भी पूरी तरह से अप्लाई नहीं होता है। क्लियर है, क्योंकि रेट ऑफ इक्वेशन जो है वो कभी भी आप किसी इक्वेशन को, किसी केमिकल रिएक्शन को रेट ऑफ उसका रेट निकालना चाहते हो किसी केमिकल रिएक्शन का, तो वो आप उस रिएक्शन को देखकर कभी नहीं निकाल सकते। ये सिर्फ और सिर्फ, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा हूं, एक्चुअल रेट सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल होता है। वो कभी भी ये जो 2 और 3 लिखा हुआ है इस पावर पर डिपेंड नहीं करेगा, एक्चुअल रेट हमेशा एक्सपेरिमेंटल होगा। तो यहां हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट निकाला जो कि ये निकला। अब अगर मैं इसका एक्चुअल रेट निकालूं तो क्या निकलेगा, k a की पावर l। देखिए रिएक्टेंट वही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कोफिशिएंट है ना वो हमेशा सेम नहीं होते हैं, यानी आप उसका ऑर्डर यहां इन दोनों को जोड़ के ऑर्डर नहीं निकाल सकते। तो यहां ये जो कोफिशिएंट है a की पावर l, b की पावर m, ये इसके इक्वल होंगे। अब l और m को कैसे निकालने, l और m सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही निकाले जा सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, अब देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन कभी कभार एलिमेंट्री रिएक्शन पर फिट बैठ जाता है, ठीक है, यानी आपका एक्चुअल रेट और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग निकाला हुआ रेट बराबर हो सकते हैं। ये l और m की वैल्यू 2 और 3 हो सकती है, लेकिन कभी कभार होती है, वेरी रेयरली। और वो किन केसेस में होती है, जब रिएक्शन एलिमेंट्री हो, ठीक है। और ये भी हमेशा नहीं होता, ये भी कमाल की बात है कि रिएक्शन एलिमेंट्री होगी और उसका यही आएगा, ये भी जरूरी नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी ये हमेशा एक्चुअल रेट, जो एक्चुअल रेट होता है वो हमेशा और हमेशा एक्सपेरिमेंटल ही होता है, उसे एक्सपेरिमेंट के बिना नहीं निकाला जा सकता किसी भी कीमत पर हम जो आगे पढ़ेंगे ना, हम इस बात पर डिस्कशन नहीं करेंगे कि वो एक्सपेरिमेंटल है नहीं है। हम हमेशा अपने हिसाब से उसे, अपनी इक्वेशन के हिसाब से देखकर उसे डिराइव अप करने वाले हैं, क्योंकि हम इसका रेट हमें पहले से दिया होगा, उसने उसकी जो ऑर्डर है वो भी पहले से दिया होगा, तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे ही नहीं कि ये इसने कैसे निकाला, वो हमारे पास ऑलरेडी पहले से होगा। यानी ये हमेशा एक्सपेरिमेंटल होता है, वो आप कभी भी नहीं निकाल सकते। लेकिन कभी कभी लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि एक्सपेरिमेंट नहीं है ना, ये तो इक्वेशन को देख के आप लॉ ऑफ मास एक्शन सीधा लिख सकते हो। कभी कभी लॉ ऑफ मास एक्शन भी रेट के इक्वल हो जाता है, एक्चुअल रेट के इक्वल। कब, और उसका ऑर्डर भी फिर वही आएगा जो ये वाला ऑर्डर है, यानी 2 और 3 को जोड़ दो। वो कब हो सकता है, जब रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री हो, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी एलिमेंट्री रिएक्शंस का भी रेट जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग निकाला जा सकता है। और एलिमेंट्री रिएक्शन अब क्या होती है वो सुनिए। एलिमेंट्री रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप में हो जाए, एक स्टेप में। सपोज दैट मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, ये कैप है और ये हमारे पास मार्कर है, इन दोनों को एक स्टेप में हमने कोलाइड करवाया और ये जुड़ गए और एक स्टेप में रिएक्शन होगी। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। जो सिंगल स्टेप के अंदर हो जाए उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और उस एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करके आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो और साथ में उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हो। क्लियर है। और वो जो आपने रेट निकाला और जो ऑर्डर निकाला वो हो सकता है हमारे रियल जो एक्चुअल ऑर्डर है और एक्चुअल रेट है, हो सकता है उसके बराबर हो एलिमेंट्री का। हमेशा नहीं होगा लेकिन हो सकता है, उसके चांसेस काफी होते हैं कि उसके बराबर होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं एक्चुअल रेट फिर कैसे निकालें। एक्चुअल रेट तो हमेशा एक्सपेरिमेंट ही निकलेगा, ठीक है, तो उसका कोई इलाज नहीं आपके पास में। तो एक्चुअल रेट वो हम इन पावर्स को बदल देते हैं बस, बाकी रेट वही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर एक्चुअल ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी एल और एम का प्लस आएगा, ऑर्डर तो वही रहेगा, ठीक है। यानी जो ऊपर कोएफिशिएंट्स होते हैं उनका सम ही ऑर्डर होता है, बट वो रियल ऑर्डर है या नहीं है आपके पास, इसके बारे में आपको थोड़ा कंफर्म रहना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि वो रियल ऑर्डर कैसे निकलता है। अब आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, जो सिंगल स्टेप में नहीं होती, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है। सपोज दैट ये इस तरह से ये मार्कर इसके साथ बंद होने वाला है। इस मार्कर के बंद होने के बाद में देखिए, बंद होने के बाद यहां पर मैं एक स्ट्रिप लगाना चाहता हूं ऐसे, ताकि ये ढक्कन दोबारा कभी ना खुले।
सपोज दैट, इसको ऐसे मत मानिए, दूसरे तरीके से ले लेते हैं कि मान लीजिए कि इस मार्कर को बंद करने के बाद मैं इस पे लेमिनेशन करना चाहता हूं, लेमिनेशन, समझ रहे हैं, ताकि ये ढक्कन खुले ना। आप जब नया मार्कर लेके आते हैं मार्केट से, तो इसके ऊपर लेमिनेशन होती है, उस लेमिनेशन को हम टीयर करते हैं, उसे फाड़ के और उसके बाद में उसे अलग कर देते हैं और उसके बाद ही ढक्कन खुलता है। आप लेमिनेशन हुए मार्कर में जिसके ऊपर लेमिनेशन हो उसका ढक्कन नहीं खोल सकते हैं, क्लियर। तो यानी उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब इसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से मैं रिलेट करता हूं कैसे। मान लीजिए आपको इस मार्कर के ऊपर क्या करना है, ये इसका जो कैप है वो खुला हुआ है, इस कैप को आपको बंद करना है और उसके बाद में इसके ऊपर लेमिनेशन करनी है। तो क्या ये दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं? इज दिस पॉसिबल कि आप लेमिनेशन भी साथ में कर रहे हो और कैप भी साथ में बंद कर रहे हो? अब आप कहो कि पीछे से लेमिनेशन शुरू कर देते हैं और आगे से इधर से कैप बंद करना शुरू कर देते हैं। तो हमें लेमिनेशन कंप्लीट, एक कवर, पूरा कवर एकदम डालना है। ये नहीं कि पीछे से आपने ऐसे हल्का हल्का इसको कवर अप करना शुरू कर दिया। कोई मशीन थोड़ा है जो प्लास्टिक बनाएगी, प्लास्टिक का पूरा कवर बनाया और उसको सीधा ऐसे करके ऐसे डाला और यहां से सील कर देते हैं, क्लियर है। तो यानी आप इसे एक स्टेप में नहीं कर सकते। यही है हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, समझ गए होंगे। यानी वो रिएक्शन जो 2 स्टेप में हो, 3 में हो, 4 में हो, मतलब एक से ज्यादा हो। कोई भी रिएक्शन सीधी हमेशा एलिमेंट्री नहीं होती है, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, जनरली रिएक्शंस जो वो कॉम्प्लेक्स होती हैं। यानी सभी रिएक्शंस सिंपल नहीं होती है, एलिमेंट्री नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ज्यादातर होती हैं। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप, ये समझ में आ गया होगा आपको। यानी वो रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा स्टेप होते हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। अब वो जो एक से ज्यादा स्टेप बनेंगे, मान लीजिए किसी रिएक्शन के 3 स्टेप बनते हैं। अब मैं इसी मार्कर की बात करता हूं, तो पहला रिएक्शन क्या हुई, कैप इसके ऊपर लग गया। दूसरी क्या हुई, इसके ऊपर लेमिनेशन हो गई, क्लियर है। तो यानी यहां पर 2 रिएक्शन है, वो दोनों रिएक्शनों को तो एलिमेंट्री बोलेंगे ना। यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जितनी भी रिएक्शनें आती हैं वो सब रिएक्शनें एलिमेंट्री होती हैं, ठीक है। तो यानी हम फिर ऑर्डर को निकाल सकते हैं, एक्चुअल रेट को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन आ गई। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर देंगे और हमारा रेट भी निकल जाएगा और ऑर्डर भी निकल जाएगा। बट मैंने बोला एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने पर भी हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन जो है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा वैसा नहीं आता जो एक्सपेरिमेंट के अंदर आता है, वही सही होता है। अब ऐसा क्यों? हम बोलेंगे कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में हो रही है वो रिएक्शन, अब मान लीजिए कि ये रिएक्शन 3 स्टेप के अंदर थी, 2 स्टेप में थी। अब मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं, ये कैप बंद हुआ, ये बहुत फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। फिर इसके ऊपर लेमिनेशन होती है, ये स्लो रिएक्शन है। दोनों रिएक्शनों का रेट अलग हो सकता है ना, एक फास्ट हो सकती है, एक स्लो हो सकती है। तो मान लीजिए जो लेमिनेशन हो रही है वो स्लो रिएक्शन है। तो जो एलिमेंट्री रिएक्शन स्लो रिएक्शन होती है ना, स्लोएस्ट स्टेप जो होता है उसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। स्लोएस्ट जो स्टेप होता है किसी रिएक्शन का, यानी जो स्लोएस्ट रिएक्शन होती है वही रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन होती है। तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हमने एक रिएक्शन उठाई, कौन सी, जो लेमिनेशन हो रही है, और उस लेमिनेशन वाले को एलिमेंट्री रिएक्शन का नाम दे दिया। और वो क्योंकि स्लोएस्ट है वही रेट ऑफ रिएक्शन निकालेगी, तो उसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दिया और उससे ऑर्डर निकाल लिया। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया ना कि हमेशा कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लो, उसकी एलिमेंट्री रिएक्शन ढूंढो। एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर फिर क्या करेंगे हम, उस एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो सबसे स्लो रिएक्शन है उस स्लो रिएक्शन को उठाओ, उसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दो, सीधा जो उसके बैलेंस करने वाली चीजें हैं वही उसका रेट का ऊपर बन जाएंगे और उसी से ऑर्डर निकल आएंगे। तो सिंपल हो गया। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, मैंने कहा ये हमेशा सही नहीं होता। लॉ ऑफ एक्शन कभी कभी काम आता है, कभी कभार। कैसे? अगर आपके पास में 1.3, अगर आपके पास किसी रिएक्शन का ऑर्डर 1.3 आए तो क्या आपने ऐसा नहीं देखा होगा, फ्रैक्शन के अंदर भी तो ऑर्डर आता है, तो फ्रैक्शन में ऑर्डर। अब एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ये कमाल की बात है। यानी एलिमेंट्री रिएक्शन तो सीधी सीधी लिखेंगे ना, ए था, बी था, उसके आगे 1 लगा, 2 लगा, 1.5 थोड़ा लगा दोगे। ये तो सिंपल सी बात है। आप जब उसे बैलेंस करोगे तो 1.5 नहीं लगाने वाले हो आप। तो यानी इसकी पावर कभी 1.3, 1.2 नहीं बन सकती। यानी एलिमेंट्री रिएक्शन जो है, अगर हम एलिमेंट्री रिएक्शन वाला ये वाला लॉ सच होता, लॉ ऑफ मास एक्शन अगर सच होता, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर हमेशा ये लॉ अप्लाई होता और हमेशा हमारा ऑर्डर जो है वो होल नंबर में आता, कभी फ्रैक्शन में आता ही ना। अब हमें पता है कि ऑर्डर जो होता है हमारा, जो पावर्स का सम होता है, ये n जो यहाँ पावर्स का सम होता है, ये कई बार 1.3 भी आ जाता है, 1.2 भी आ जाता है। तो ये कैसे आ सकता है, ये तो इम्पॉसिबल हो गया। इसीलिए हमेशा और हमेशा रेट जो है, रेट वो एक्चुअल रेट जो है वो हमेशा इस फॉर्म में रहेगा। कभी आप रिएक्शन को देखकर रेट नहीं लिख सकते, क्लियर है। सिर्फ इसको लॉ ऑफ मास एक्शन को बताने का मीनिंग था कि ये भी कई बार यूज होता है कभी कभार, लेकिन एक्चुअल रेट हमेशा क्या होता है कि वो k * a की पावर l, b की पावर m, और अगर कोई तीसरा है l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, आप लास्ट तक कहीं तक जा सकते हो। तो उन सब का l और m का जो सम होगा उसे बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ये समझ में आ गया होगा आपको कि एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। हालांकि इनसे कोई लेना देना नहीं हमें हमारा ऑर्डर हमेशा हमारा एक्चुअल रेट और एक्चुअल ऑर्डर जो है वो हम हमेशा एल और एम की फॉर्म में ही निकालने वाले हैं। इसको हम कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। एक छोटा सा पार्ट है लॉ ऑफ मास एक्शन और ये कभी कभी हमारे एक्चुअल ऑर्डर के बराबर होता है, कभी कभी, नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो वो तो भी एक्सपेरिमेंट में कुछ भी वैल्यू आ सकती है, तो 2 और 3 भी आ सकती है, उसका कोई लेना देना नहीं। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मोलिकुलैरिटी वही ऑर्डर होता है, मोलिकुलैरिटी ही ऑर्डर होता है। यानी कि अब देखिए ये एलिमेंट्री रिएक्शन थी हमारे पास, मान लीजिए मैंने इसको एलिमेंट्री का नाम दिया था 2 और 3b, और यहां पर हम एलिमेंट्री रिएक्शन से बना क्या हमारे पास जो रेट आया 2, इसकी पावर जो है वो 2 होगी, इसकी पावर 3 होगी b की, तो यहां 2 और 3 का जो सम था वो ऑर्डर हो गया। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसके जो कोफिशिएंट्स का सम है वही उसका ऑर्डर होता है। क्लियर है? तो यहां मैंने यही चीज लिखी है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए मोलिकुलैरिटी जो है वो उसका ऑर्डर होगा, यानी जो ऑर्डर है ना उसका, उसी को मोलिकुलैरिटी भी बोलते हैं। यानी कि 5 मॉलिक्यूल एक साथ टकराएंगे तो यहां देखिए 3 और 2 5, ये 5 मॉलिक्यूल एक साथ टकराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो यानी मोलिकुलैरिटी जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर मोलिकुलैरिटी ही उसका ऑर्डर होता है। यानी किसी एक सिंगल रिएक्शन को लो जो एलिमेंट्री हो और उसकी मोलिकुलैरिटी अगर आप निकालना चाहो, मोलिकुलैरिटी की डेफिनेशन अब आपको दे देता हूं। ये जो कोफिशिएंट्स है ना लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका जो सम होता है उसको मोलिकुलैरिटी बोलते हैं। अब ये हमारी किसी भी एक्चुअल रेट में भी काम करेगा, एक्चुअल ऑर्डर में भी, क्योंकि मोलिकुलैरिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो मोलिकुलैरिटी का मतलब है कि हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, दोबारा से ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, कि हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर जो रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट्स होते हैं उन सब कोफिशिएंट्स को जोड़ दो। बैलेंस्ड इक्वेशन, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि बैलेंस्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट के कोफिशिएंट्स को जोड़ने के बाद जो टोटल बनता है उसी को मोलिकुलैरिटी कहते हैं। अब क्योंकि एलिमेंट्री की जो मोलिकुलैरिटी होती है वही उसका ऑर्डर होती है, हमें पता है, तो यहां इसलिए मैंने लिखा है कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन मोलिकुलैरिटी ऑर्डर के इक्वल होती है। क्लियर है? बट हमेशा नहीं होती, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये टर्म भी हमेशा वर्क नहीं करेगी। ये आपको इतना पार्ट इजीली सारा समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब आप इसका इजीली यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपका यहां से हल्का सा बेसिक्स जो है वो छोटी छोटी टर्म्स जो थी वो क्लियर हो गई है। अब इसके बाद में बात करते हैं इस तरफ वाले पार्ट की। ठीक है, तो मान लीजिए कंसंट्रेशन चेंज, आपके पास में रेट ऑफ रिएक्शन, कोई बंदा आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे देता है किसी न्यूमेरिकल के अंदर, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, तो आपके पास रेट है उस रिएक्शन का, तो कंसंट्रेशन में चेंज कर दिया आपने। मान लीजिए वो कहता है कि कंसंट्रेशन 2 टाइम हो जाती है, रेट चेंज, तो रेट के अंदर कितना चेंज होगा ये आपसे पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल आएगा कि कंसंट्रेशन में कुछ चेंज होता है और रेट के अंदर कितना चेंज होता है, और फिर उसके बाद आपको उसका ऑर्डर बताना होगा। या फिर आपको कह सकता है कि रेट और कंसंट्रेशन का चेंज दे देगा वो और आपसे ऑर्डर पूछ लेगा, या आपको हो सकता है कि ऑर्डर दे दे और रेट कंसंट्रेशन का चेंज दे और आपसे रेट चेंज पूछे कि रेट में कितना चेंज होगा। किसी तरह से न्यूमेरिकल आ सकता है, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये टेबल आपको याद करनी है, बहुत आसान टेबल है। तो देखिए इसमें होता क्या है, तो मैं अभी फिलहाल इसको जो है वो रब कर रहा हूं यहां से, और आपको जो मेन हमारे न्यूमेरिकल्स जिसके ऊपर बेस्ड है उसका एक थोड़ा छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताता हूं कि वो कैसे वर्क करता है। अब सपोज दैट कि हम जनरली हमें ऑर्डर का समझ में आ गया, तो अगर मान लीजिए कि कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका रेट क्या होगा, रेट इक्वल क्या होने वाला है, k इनटू कंसंट्रेशन की पावर, जो कंसंट्रेशन की पावर है वो जीरो हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि मैंने बोला ऑर्डर क्या होता है, ये n होता है m, तो कंसंट्रेशन की पावर जीरो। क्लियर है? तो यानी कंसंट्रेशन की पावर n, क्योंकि हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी पावर n की वैल्यू जीरो होगी। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट क्या होगा, ये तो है जीरो ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट क्या होने वाला है, वो कंसंट्रेशन की पावर क्या होती है 1 होती है, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, k इनटू कंसंट्रेशन की पावर कितनी होती है 2, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्लियर? अब वो कंसंट्रेशन जो है ना वो रिएक्टेंट है, जो वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, जीरो ऑर्डर में भी 4 हो सकते हैं रिएक्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर में भी रिएक्टेंट 4 या 5 हो सकते हैं, तो उन सब 4-5 रिएक्टेंट्स का वो जो पावर आएगी ना L M N, उन सब का टोटल 1 बनेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, ये नहीं कि उसका रिएक्टेंट एक ही होने वाला है, यहां पर भी उन सब का टोटल, ये 2 हो सकते हैं, अकेला भी हो सकता है, तब भी उसके आगे मतलब उसकी पावर 2 बनेगी। क्लियर? अब आगे ये सेकंड ऑर्डर के लिए, तो रेट जो है उसके बाद अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी तो यहां c की पावर 3, ठीक है, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होने वाली है। क्लियर है? अब एक चीज, हाँ जी, तो थर्ड ऑर्डर के लिए हो चुका है, तो थर्ड ऑर्डर के लिए c की पावर 3 होगी, थर्ड ऑर्डर बन गया। अब हम बात करते हैं जरा इस तरफ, तो हम पहली इक्वेशन में पुट करते हैं इस वैल्यूज को और आपके सामने सारी की सारी वैल्यूज जो है वो डायरेक्टली आ जाएंगी। तो देखिए पहली इक्वेशन में सबसे पहले क्या पुट करने वाले हैं, ठीक है, तो देखिए
अगर आपके पास में कोई रेट दे देता है आपको एनीथिंग एल्स, कुछ भी रेट दे रखा है, और k इंटू अगर वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो आपको ऑर्डर भी दे देता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और बोल रहा है कि कंसंट्रेशन जो है वो उसने 2 टाइम कर दी, यहाँ पे कंसंट्रेशन को 2 टाइम कर दोगे तो देखिए इसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है, c की पावर 0, जीरो ऑर्डर के लिए पावर 0 लगेगी n, तो यानी किसी भी चीज की यहाँ 2 की पावर अगर 2c की पावर 0 या c की पावर 0 कितना भी हो, किसी भी चीज की अगर पावर 0 होती है तो वो इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है? तो यानी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 2 कर दीजिए। अब यानी अब मैं आपको इसे इसके अंदर शो कर रहा हूं, देखिए यहाँ जीरो ऑर्डर के लिए सबसे नीचे मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। अगर आप 2 टाइम कर देते हैं किसे, कंसंट्रेशन को, तो यहाँ 2 टाइम कंसंट्रेशन करेंगे तब भी इसकी वैल्यू 1 ही आने वाली है क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है। अगर 3 टाइम कर देते हैं, यहां पर अगर आप 3 लगा देते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, तो 3c की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 ही होता है, तो वो r इक्वल टू k के इक्वल होगा। यानी जीरो ऑर्डर में r जो है, रेट जो होता है वो k के लिए रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है, यानी उसका कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता, कंसंट्रेशन से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसमें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है k के, और इनटू में c की पावर 0 यानी कि वो 1 हो गया ना, यानी इक्वल टू ही k हो गया, सीधी बात। यानी r इक्वल टू के, जो k होगा जीरो ऑर्डर का वही r होगा, रेट और रेट कांस्टेंट इक्वल होंगे जीरो ऑर्डर के अंदर। ये क्लियर हो गया होगा। अब वो कैसे हुआ, क्योंकि यहां अब देखो वो सम क्या देगा आपको कि 2 टाइम अगर आप उसकी कंसंट्रेशन कर देते हो, ठीक है, तो उसके रेट पर क्या फर्क पड़ेगा, तो यहाँ 2c लगाने पर तब भी 2c की पावर 0 लगाओगे, ये देखिए क्या होगा, 2c की पावर 0 तब भी तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, c की पावर 0 की वैल्यू भी 1 है। अगर आप उसको 3 कर देते हो, 3c इसकी पावर भी 0, ये भी इक्वल टू 1 होगा। यानी रेट के ऊपर अगर, और फिर अगर इसे n टाइम कर देते हो, n c की पावर 0 तब भी वो 1 होने वाला है, तो यानी रेट के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2c, ये 2 टाइम करोगे, 3 टाइम करोगे, n टाइम करोगे, नो चेंज इन रेट। अगर रेट में कोई चेंज नहीं आता, कंसंट्रेशन को चेंज, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, या n टाइम कर देते हैं अगर कंसंट्रेशन, और रेट में कोई चेंज नहीं आता, ऊपर चेंज इन रेट लिखा हुआ है, तो रेट में अगर कोई चेंज नहीं आता इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्लियर है? इस तरह का आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा, एक टेबल देंगे, उसके अंदर आपको कंसंट्रेशन, ये न्यूमेरिकल में आगे अभी आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये वाली रिएक्शन हमारी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखिए क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या होता है, रेट जो है वो इक्वल होता है k इंटू सी की पावर 1, यानी कंसंट्रेशन की पावर 1 है तो वो जो भी वैल्यू वही रहेगी, किसी चीज की पावर 1 हो, 2 की पावर 1 मतलब 2, 3 की पावर 1 मतलब 3, ओके। तो यहाँ कंसंट्रेशन की पावर 1 है तो जितनी भी कंसंट्रेशन है, तो यानी फर्स्ट ऑर्डर के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन की पावर 1 के ऊपर डिपेंड करता है, तो k इंटू कंसंट्रेशन की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो तो ये k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेट नहीं बढ़ जाएगा, और कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो तो और रेट बढ़ जाएगा, एंड सेम एज इट इज नीचे वाले सभी में, यानी नीचे वाले सभी रेट्स के अंदर जीरो ऑर्डर को छोड़कर कंसंट्रेशन के ऊपर जीरो ऑर्डर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। बाकी की जो रेट ऑफ रिएक्शंस है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती हैं। ये कंसंट्रेशन की पावर 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, अब मैं फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल, अगर मैंने इसका कंसंट्रेशन क्या की, 2 कर दी, ठीक है, तो देखिए 2 इंटू सी और इसकी पावर 1, तो यानी कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये k 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल टू r आ जाएगा, यानी कि r भी डबल हो गया। क्लियर? 2 मल्टीप्लाई हो गया सीधा। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मैं अगर यहाँ 3 लगा देते तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर वो n लगा दिया मैंने यहाँ पर तो वो क्या होगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये देखिए 2 टाइम, अगर हम कंसंट्रेशन में 2 टाइम चेंज कर देंगे, यहाँ जो कंसंट्रेशन लिखी हुई है, अगर मैं इस कंसंट्रेशन को डबल से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो रेट भी 2 टाइम हो जाएगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, 2 की पावर 1 लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, वो 2 ही रहेगा, ठीक है। फिर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो रेट चेंज भी 3 टाइम हो जाएगा। अगर मैं इसे और n से मल्टीप्लाई कर दूं, n का मतलब 4 से 5 से 6 से कितना भी, 1.5 से कुछ भी, तो अगर मैं इसे n से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो रेट भी n टाइम बढ़ जाएगा, n गुना हो जाएगा। क्लियर है? अगर ऐसा डाटा मेरे पास आता है तो इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है? अब इसके बाद में, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में हम सेकंड ऑर्डर पर बात करते हैं। तो देखिए सेकंड ऑर्डर में क्या है, वो पावर 2 बन जाती है, ठीक है। तो इसमें अब आपको इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं जीरो और फर्स्ट ऑर्डर को जरा ऊपर से ये रब कर रहा हूं। क्लियर है? तो देखिए अब इसके अंदर सॉल्व आपको क्या करना है, मैं इसकी पावर जो है कंसंट्रेशन की पावर, अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूं तो r इक्वल k इंटू सी को डबल कर दिया मैंने, तो ये आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर उसकी पावर बनेगी ना ऊपर, ठीक है, ये पावर 2 है, तो क्या होगा, c का स्क्वायर तो पहले भी हो रहा था, यहां भी c का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो टोटल क्या हुआ, k इंटू 4 इंटू सी की पावर 2,
क्लियर? यानी रेट अब क्या हो गया, रेट 4 मल्टीपल नहीं होगा अगर 2, यानी अब देखो यहां पर, ठीक है, अगर मैंने 2 टाइम किया, 2 टाइम, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां मैंने 2 का स्क्वायर ही किया था, ठीक है, तो वो 4 टाइम होगा 2 का स्क्वायर। अगर 3 टाइम, यहां मैंने 3 लिख दिया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, यानी कि 9 टाइम हो जाएगा। यहां ये नहीं है कि आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4, 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कई बार क्या होता है, यहां वो रेट कर देता है कि ये 3 टाइम है और वो आप करते हो 3 × 2 6, यानी कि ये 6 टाइम हो जाएगा रेट। ये गलती हम बहुत करते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो ये केयरफुल रहने की बात है कि 3 अगर टाइम 3 टाइम हो रहा है, मैं इसको लिख के दोबारा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपको, r इक्वल k इंटू 3 है कंसंट्रेशन, उसी इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये r इक्वल k इंटू 3 का स्क्वायर, और यहाँ कंसंट्रेशन का स्क्वायर तो सेम था, वो तो सेम रहेगा, ठीक है, तो r इक्वल, तो ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 9k इंटू c का स्क्वायर, ये आपके पास यानी रेट जो वो 9 गुना हो जाएगा, 9 टाइम। यानी अगर आप 2 टाइम कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर बनेगा, 3 टाइम कर रहे हो कंसंट्रेशन सेकंड ऑर्डर के लिए तो वो 3 का स्क्वायर बनेगा, अगर n टाइम कंसंट्रेशन कर रहे हैं आप तो वो n का स्क्वायर बनने वाला है। ये क्लियर है आपको, ठीक है, यानी n टाइम करेंगे तो n का स्क्वायर, यानी ये अगर ऐसी कोई इक्वेशन आती है, ऐसा कोई डाटा दिया जाता है, इसका मतलब वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होगा कि जो भी आपको अगर कंसंट्रेशन को डबल कर रहा है, ट्रिपल कर रहा है, जितना भी कर दे वो उस कंसंट्रेशन का स्क्वायर के अंदर उसका रेट इंक्रीज होगा, जो भी आपको कंसंट्रेशन दी उसका स्क्वायर। फिर उसके बाद थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, थर्ड ऑर्डर देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, 1 करने पर तो किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको भी पता है, लेकिन 2 या 3 से ही आगे बात करेंगे। तो 2, अगर मैं यहाँ 2 कर रहा हूँ, 2 की पावर 3 हो जाएगी, 2 2 जा 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 8 गुना रेट हो जाएगा। तो यहाँ 2 टाइम कर रहा हूँ, ये थर्ड ऑर्डर के लिए 2 टाइम कर रहा हूँ, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 टाइम करूंगा तो 3 की पावर 3, यानी यहाँ हो रहा है 8 गुना, यहाँ हो रहा है 3 क्या होती है 27, 3 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 27 गुना हो जाएगा 3 टाइम करने पर, जो रेट है कंसंट्रेशन को 3 टाइम करने पर, और अगर कंसंट्रेशन को n टाइम करते हो तो n की पावर 3 लग जाएगी। क्लियर है? तो वो थर्ड ऑर्डर होगी, और हम जीरो ऑर्डर डिस्कस कर चुके हैं, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से आपके पास में न्यूमेरिकल आएंगे और उन न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्हीं न्यूमेरिकल के ऊपर हम जरा न्यूमेरिकल डिस्कशन करते हैं। ओके, तो चलिए जी, अब हमने एक न्यूमेरिकल लिखी है, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। NO है, NO के साथ में H2 जुड़ रहा है और कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर देखिए क्या करते हैं हम, और ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर देखिए क्या किया हमने प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को कांस्टेंट मान लिया एक बार, ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर ही था, मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ करवा रहा हूं। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को कांस्टेंट मान लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हमें एक डाटा दे रखा है कि ये वाला आपके पास में डाटा है। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कांस्टेंट है तो उसके बारे में तो कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। तो प्रेशर ऑफ NO, ये दोनों गैसेस है ऑब्वियस है, तो NO का प्रेशर जो है वो 359 पास्कल कह सकते हो, एटमॉस्फेरिक मान सकते हो, जो भी आप मानो, यूनिट का कोई टेंशन नहीं है। और ये 300 और ये 152, तो यहां पर ये 152, तो इस तरह से ये प्रेशर्स हैं और यहां पर रेट है। अगर प्रेशर 359 था तो रेट था 1.5, अगर प्रेशर 300 था तो रेट 1.03 था, और अगर प्रेशर 152 था तो रेट जो 0.25 था। क्लियर है? तो अब हमें क्या ढूंढना है, इसमें ध्यान देना है कि प्रेशर, देखिए यहां पर देखिए प्रेशर क्या हुआ 359, 300, 152, 152 और 300 लगभग डबल है। तो हमें पता है यहां पर क्या हुआ, प्रेशर हमने डबल कर दिया। क्लियर? वो प्रेशर और कंसंट्रेशन एक ही बात होती है, मैंने आपको के लेवल में भी बताया था, वो पीछे अभी वीडियो के अंदर जो आया था, ठीक है। तो प्रेशर यहां डबल हो रहा है, और नीचे देखिए रेट क्या हो रहा है 0.25 से 1.03, यानी कि 4 गुना होगा ना, 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 1 आ जाएगा, ठीक है, 0.25 को तो 1, तो 1.03 अप्रोक्सीमेट होता है, हमेशा एग्जैक्ट नहीं आएगा कभी भी, ये ध्यान देना, ठीक है। तो ये 4 टाइम हो गया, यानी कि प्रेशर डबल करने पर ये हो गया 4 टाइम। अब ऐसा कहां होता है, अब देखिए प्रेशर किया डबल, ठीक है, या कंसंट्रेशन को मान लीजिए, प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन मान लीजिए, कंसंट्रेशन की डबल, तो रेट हो गया 4 टाइम। तो हम इसे क्या करते हैं 2 × 2 की पावर 2, यही बनेगा ना। क्लियर है? तो 2 हो, जब 2 की पावर 2, तो ये जो पावर होती है यही हमारा वो आएगा। तो यहां देखिए क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, इस दिस फर्स्ट ऑर्डर 2 करेंगे तो 2 टाइम बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 4 टाइम बढ़ रहा है, तो 2 करेंगे तो 2 की पावर 2 टाइम, तो ये सेकंड ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि रेट हमारा जो है वो NO के रिगार्डिंग सेकंड ऑर्डर को फॉलो करता है, यानी कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO की पावर 2, सेकंड ऑर्डर हो गया ना, पावर ऊपर वाला ही तो ऑर्डर होता है, तो यानी रेट जो है वो NO के अगेंस्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट NO जो होगा वो सेकंड ऑर्डर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा था कि अगर NO को, यानी अगर आप प्रेशर ऑफ NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड को प्रेशर को आप कांस्टेंट मानते हैं, देन फिर उसके बाद में उसने हाइड्रोजन के प्रेशर दे रखे और हाइड्रोजन के अगेंस्ट रेट दे रखा उसी इक्वेशन में ऊपर वाली में। तो हाइड्रोजन का प्रेशर था 289, 205, 147,
तीन प्रेशर दे रखे हैं और तीनों के नीचे रेट 1.6, 1.10, 0.79 तीनों रेट दे रखे हैं। तो इनमें भी हमें क्या ढूंढना, देखो 147 और 289 अप्रोक्सीमेटली 300 है और ये अप्रोक्सीमेटली 150 है। तो ये क्या होगा, डबल 2 टाइम हो गया रेट, ठीक है, और प्रेशर यानी कंसंट्रेशन करो प्रेशर करो, ठीक है, एक ही चीज है, दोनों का सेम फॉर्मूले के अंदर यूज होता है। तो यहाँ 2 टाइम हो गया और नीचे इसका जो रेट आ रहा है नीचे 1.6 आ रहा है और इसका रेट आ रहा है 0.78 अप्रोक्सीमेटली 0.8 होता है, 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी वो डबल हो रहा है, यानी ये डबल था तो ये भी डबल हो रहा है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के अंदर होता है, देखो 2 टाइम है तो 2 टाइम हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, 3 टाइम है तो 3 टाइम होगा। तो यहाँ पर 2 टाइम हुआ तो ये भी 2 टाइम ही बढ़ा, रेट भी हमारा 2 टाइम ही बढ़ रहा है। तो हमने रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन रेज टू देयर पावर 1, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट होगा वहां पे, तो रेज टू पावर 1 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है। यानी इस इक्वेशन के अंदर हाइड्रोजन के अगेंस्ट अगर NO को कांस्टेंट रखते हैं, हाइड्रोजन के अगेंस्ट रेट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, और अगर हाइड्रोजन को कांस्टेंट रखते हैं और NO का जो रेट निकालते हैं तो वो सेकंड ऑर्डर रेट निकलेगा। तो ये दोनों के ऑर्डर्स आ गए, क्लियर है। अब इसके बाद एक और न्यूमेरिकल करते हैं, तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल यानी क्वेश्चन नंबर 2, तो इसके अंदर देखिए NO था प्लस H2 था, N2 प्लस वाटर बन रहा है और ये सभी गैसेस फॉर्म में, वाटर भी यहाँ गैसेस है, बाकी तो गैसेस है हमें पता है, लेकिन ये वाटर जो है यहाँ पर गैसेस फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी और इस इक्वेशन का हमें नीचे डाटा दिया हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और आपको बहुत ध्यान से इसमें काफी सारी चीजें समझ में आने वाली है, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कुछ है और कैसे हमें कंसंट्रेशन को देखना होता है और किस हिसाब से हम उसको चेक करते हैं। तो देखिए हमें डाटा जो दिया हुआ है NO का प्रेशर दे रखा है हाइड्रोजन का, क्योंकि सारे गैसेस है तो प्रेशर के अंदर वर्क करेगा, वो कंसंट्रेशन भी दे सकता था, बट कंसंट्रेशन की बजाय इट इज कन्वीनियंस टू गिव द प्रेशर ऑफ ए गैस एज रादर दैन इट्स कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की बजाय हमें प्रेशर देना उनके लिए कन्वीनियंस होता है और हमारे लिए भी कन्वीनियंस होता है उसे सॉल्व करना। तो यहां देखिए NO था, NO का प्रेशर दे रखा हमें, फिर H2 हाइड्रोजन का प्रेशर दे रखा और फिर रेट दे रखा। तो अगर NO का प्रेशर 200 है, हाइड्रोजन का प्रेशर 400 है, तो रेट आता है इक्वेशन का ये, ठीक है, ये फर्स्ट डाटा दिया उसने। फिर अगर NO का प्रेशर 400 है, हाइड्रोजन का प्रेशर 200 है, तो रेट आया ये। उसके बाद NO का प्रेशर 400 हाइड्रोजन का भी 400, तो रेट आता है ये क्लियर है। तो ये हमें 3 तरह का डाटा दे रखा है। इसमें अब आपको बताना है NO के अगेंस्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर आ रहा है और हाइड्रोजन के अगेंस्ट ऑर्डर जो है वो फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। वो कैसे आ रहा है तो हमने देखिए पहले मैं आपको ये बताता हूं कि सॉल्व कैसे हो, उसके बाद इससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे कि ऐसा ही क्यों किया हमने, और वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी हमारी क्रॉस क्वेश्चनिंग। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है NO के अगेंस्ट, तो NO का हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ले रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। इसमें NO का NO यहां है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा NO is 200, क्लियर है, और थर्ड इक्वेशन में देखा NO is 400। तो यानी कि क्या हुआ, प्रेशर डबल हो गया, ठीक है। तो रेट देखिए, रेट 46 था 0.46 और यहां पर क्या हो रहा है रेट 1.85, तो ये कितना गुना हो गया भाई 1.85, 50 है ये लगभग और ये लगभग 2 है, ये लगभग 0.5 और ये अप्रोक्सीमेटली 2 है, यानी कि लगभग 4 गुना होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो देखो यहां डबल किया, यानी अगर कंसंट्रेशन डबल होती है, ठीक है, तो रेट क्या होता है 4 मल्टीपल हो जाता है। तो इसका मीनिंग कंसंट्रेशन रेट के अगेंस्ट स्क्वायर से काम कर रहे हैं ना, तो यानी स्क्वायर में सेकंड ऑर्डर होता है, यानी अगर कंसंट्रेशन डबल होती है 2 टाइम होती है तो रेट जो है वो 2 का पावर बन गया 2। तो यहां ये निकल रहा है, इसका मतलब NO जो है वो 1 और 3 के अगेंस्ट उसका ऑर्डर सेकंड आएगा, क्लियर है। यानी NO जो है वो उसका रेट जो है NO का रेट, तो रेट जो होगा अगेंस्ट NO वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO के अगेंस्ट कितना आएगा सेकंड ऑर्डर, क्लियर है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं बात करता हूं मैंने 1 और 3 क्यों ली इक्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये आपको अब यहां मैं आपको वो बताने वाला हूं, क्लियर करने वाला हूं। देखिए हमने लिया 1 के अंदर 200 था, 3 के अंदर 400 था, 2 में भी तो 400 था NO का रेट, यहां पे तो डबल हो रहा है। तो देखो अगर मैं यहां लेता तो 200 और 400 सही है, यानी रेट डबल हो रहा है, बट सॉरी ये प्रेशर डबल हो रहा है, बट रेट के साथ क्या हो रहा है यहां, तो रेट देखो क्या हो रहा है, प्रेशर तो डबल हो गया NO का, प्रेशर ऑफ NO 200 400, अब रेट के साथ क्या हुआ 0.46 और 0.92, ये अप्रोक्सीमेटली कितना जा रहा है डबल, यानी रेट यहां प्रेशर डबल हुआ तो रेट भी डबल हो गया। और ऐसा कब होता है, ऐसा होता है फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, प्रेशर डबल हुआ रेट डबल हो गया, क्लियर है। तो इसके अगेंस्ट तो 1 और 2 के अगेंस्ट तो ये क्या बन रही है फर्स्ट ऑर्डर बन रही है। तो फिर मैंने 1 और 3 को क्यों काउंट किया और उसको सेकंड ऑर्डर ही क्यों निकाला, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो यही है। इसकी वजह क्या है, अब ध्यान दीजिएगा मैं जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम सिर्फ इन दोनों को नहीं देखते कि इसका रेट देखिए और ये डबल हो रहा है तो हम कोई भी 2 डाटा उठा लिया, नहीं, उसके बाद हम हाइड्रोजन को देख रहे हैं। देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना 400 और फिर नीचे वाली सेकंड वाली में ये तो डबल हो गया बट हाइड्रोजन यहाँ आधा हो गया। हमें बाकी सभी रिएक्टेंट्स का रेट अगेंस्ट सिंगल रिएक्टेंट जो हमने ले रहे हैं उनके अगेंस्ट बाकी के जितने भी रिएक्टेंट, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन है, दूसरा रिएक्टेंट 2 ही है रिएक्टेंट, तो बाकी के जितने भी रिएक्टेंट है उन सब का रेट जो है वो उन सब की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रखनी है।
तो कांस्टेंट कहां है? हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है फर्स्ट में 400 और थर्ड में 400, ये समझ में आ रहा? फर्स्ट और थर्ड में 400 हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, लेकिन NO की कंसंट्रेशन वहां 200 और 400 है। जब हाइड्रोजन कांस्टेंट होगी तब आप NO का रेट निकालोगे, तो वो रेट जो निकलेगा वो एग्जैक्ट उसके ऑर्डर को दिखाएगा। अगर आपने पहली दोनों ले ली, यहां पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो रही है, जिसकी वजह से जो रेट आएगा वो सिर्फ NO का नहीं आएगा, बल्कि हाइड्रोजन भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए जो आपका ऑर्डर निकलेगा वो सही नहीं निकलेगा। ये समझ में आ गया? यानी आपको एक लेना है और बाकी सबको कांस्टेंट करना है, बाकी सभी रिएक्टेंट को। ये क्लियर है ना? तो अब हम अगर इसी का हाइड्रोजन के अगेंस्ट देखना चाहे तो हमने इक्वेशन नंबर 2 और 3 लेंगे। कैसे? वो अब हम चेक करते हैं। देखिए हाइड्रोजन का हमें रेट देखना, तो हाइड्रोजन का यहाँ 400, यहाँ 200 है, यहाँ भी 400 है, तो इन दोनों को ले या इन दोनों को? अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ 1 और 2 को, तो 400 और 200 कोई दिक्कत नहीं मुझे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? NO भी तो 200 और 400 है, मुझे NO क्या चाहिए? कांस्टेंट। यानी यहाँ 400 यहाँ 400, NO जहां सेम है उन दोनों इक्वेशंस में मैं देखता हूं कि हाइड्रोजन वहां पर ऊपर नीचे कितना है। तो हाइड्रोजन यहाँ NO सेम हो गया सेकंड और थर्ड में, इसलिए मैंने हाइड्रोजन के केस में सेकंड और थर्ड वाली इक्वेशन ली है। तो सेकंड और थर्ड में NO तो हो गया कांस्टेंट। अब मुझे हाइड्रोजन पता है, यहाँ 200 था, यहाँ 400, यानी हाइड्रोजन कितना हो रहा है? डबल। तो रेट देखूंगा मैं 0.9, और 0.9 का डबल लगभग 1.8 होता है, 9 2 18, ठीक है, तो 1.8, यानी यहाँ रेट क्या हो रहा है? जब मैंने प्रेशर डबल किया तो रेट भी डबल हो गया। और ऐसा कब होता है? जब यहाँ कंसंट्रेशन या प्रेशर डबल होता है तो रेट भी डबल कब होगा? तो वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो यानी हाइड्रोजन के अगेंस्ट वो फर्स्ट ऑर्डर है। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इसे कैसे देखते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम सीधा सीधा टेबल मिलाना भी इतना आसान काम नहीं होता है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, जो मैंने सबसे शुरू में करवाया था, आपको एक इक्वेशन करवाई थी, एक फॉर्मूला करवाया था इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो उसी को थोड़ा सा हम रिफाइन करेंगे, थोड़ा प्योर करेंगे कि वो एक्चुअली काम कैसे करता है। तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है a + 3b = एरो लगाने के बाद 4c। तो यानी आप ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, सभी इस तरह से बन रहे हैं। तो रेट ऑफ डीफॉर्मेशन यानी A, हमने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टेंट जो है वो कम होते हैं, प्रोडक्ट जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू A के अगेंस्ट रेट ऑफ रिएक्शन। आप किसी के अगेंस्ट भी निकाल सकते हो, सारे इक्वल होंगे, ठीक है। A के अगेंस्ट, B के अगेंस्ट, C के अगेंस्ट, तीनों के अगेंस्ट अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि है तो ये एक ही इक्वेशन ना। तो सभी किसी का भी रेट निकाल लीजिए, अगर वो नहीं बनेगा तो बाकी दूसरों की हेल्प के बिना वो कैसे बन सकता है? तो वो अकेला सब पर डिपेंड करता है और सब उस पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से यानी आप किसी एक का भी निकाल लेंगे तो वो रेट बाकी सबके रेट के बराबर आएगा। तो हम 3-4 तरीकों से, हर तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो उसी के बारे में अब जरा हम उसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए रेट ऑफ डीफॉर्मेशन ऑफ ए जो है वो खत्म होगा, रिएक्टेंट हमें पता है, तो ए तो क्या होने वाला है? ए तो कम होने वाला है ना, ठीक है। तो ए यहां पर डिसअपीयर होगा। तो रेट ऑफ डीफॉर्मेशन ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा? -dA/dt। अब dA/dt, डी जो है वैसे डिफरेंशिएशन से आएगा जब हम इंस्टेंटेनियस रेट लेंगे। इंस्टेंटेनियस, एक छोटे से इंस्टेंट ऑफ टाइम में, बिल्कुल बहुत छोटे टुकड़े में। डी का मतलब होता है बहुत छोटा टुकड़ा, डिफरेंशिएशन का मतलब बहुत छोटा सा पार्ट, यानी बहुत छोटा सा अमाउंट ए का बहुत छोटे से टाइम टी में डिसअपीयर हो गया, ठीक है। तो उन दोनों को जो डिवाइड किया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। तो ये रेट ऑफ डीफॉर्मेशन ऑफ ए कह लो उसे, या रेट ऑफ रिएक्शन कह लो, एक ही बात है। क्लियर है? क्योंकि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कंसंट्रेशन डिवाइड बाय पर यूनिट टाइम। तो ये बहुत छोटे-छोटे कंसंट्रेशन और छोटा सा टाइम है, तो इनका रेट भी, ये भी रेट ही होगा। और बाहर लगा हुआ है माइनस। माइनस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट जो है वो कम हो रहा है, इसलिए माइनस बाहर लगा दिया। क्लियर है? अब बी के अगेंस्ट रखते हैं, तो रेट ऑफ डीफॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा? यहां पर 3b लगा होगा, हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है, तो वो भी -dB/dt लगा हुआ है, बट 3 को यूज नहीं किया। अब ये चीज देखिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर नॉट कंसीडर्ड। हम रेट ऑफ रिएक्शन में 1 मोल के लिए ही रेट ऑफ रिएक्शन निकालते होते हैं, और 1 मोल के लिए निकालेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स यूज्ड नहीं है, तो -dB/dt आ गया, ठीक है। फ्रैक्शन के लिए d लगा दिया, b छोटा सा, db छोटा सा। उसके बाद रेट ऑफ फॉर्मेशन, वहां तो डीफॉर्मेशन था ना, यहां रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होगा? तो फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होगा? पॉजिटिव dC/dt। क्लियर? ये प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि ये सी जो है वो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम स्मॉल, और ये पॉजिटिव आएगा। वजह? क्योंकि ये जो है वो प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट तो फॉर्म होने वाला है, ये तो इसकी कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी ना, इस वजह से पॉजिटिव आएगा। इनकी कंसंट्रेशन डाउन जा रही है, इस वजह से ये नेगेटिव आएगा। क्लियर है? अब इसी का एक छोटा सा पार्ट और आगे करते हैं। तो देखिए, तो चलिए जी अब आगे देखते हैं। हमारे पास एक और इक्वेशन है, इसी के अंदर मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन का ही थोड़ा और बेसिक्स करवा रहा हूं, और ये बेसिक्स में बहुत काम आने वाला है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो, मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, a इंटू
मतलब ए इसका कोफिशिएंट है और ए, बी बी, एरो लगा के सी सी डी डी। क्लियर है? तो इसका जो अब देखिए मैंने एक बोला था कि हम जो आगे जो कोफिशिएंट लगे होते हैं इनको यूज नहीं करते जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। क्लियर है? ठीक है, कौन से रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर था वो डायरेक्ट जो आपको सबसे पहले फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर निकालते हैं। बट रेट ऑफ रिएक्शन का अगर नोटेशन निकाल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका, ये भी आपको आगे जब काम आएगा तब आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। बस अभी आपको जो याद रखना वो एक चीज याद रखनी कि रेट ऑफ रिएक्शन का जब नोटेशन निकाला जाता है तब उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट होता है ना, मान लीजिए 2 मोल है, ठीक है, तो हमने तो 1 मोल का निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं 1/a लगा देते हैं, जो कि मैंने अभी पहले बोला कि हम कोफिशिएंट को यूज ही नहीं करते और यहां मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि वो नोटेशन में यूज होते हैं। वो नोटेशन कब यूज होते हैं? जब आपको एग्जांपल करवाए जाएंगे तब आपको ये ज्यादा बेटरली समझ में आएगा। आगे की फर्दर जो वीडियोस आने वाली है उन्हीं के अंदर ये यूज होने वाला है। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं 1/a dA/dt, ये तो सेम है dA/dt, ठीक है, हमारा रिएक्टेंट है तो माइनस बाहर लग गया, dA/dt रिएक्टेंट है इसलिए माइनस बाहर लगा, 1/a से इसको मल्टीप्लाई कर दे। जो कोफिशिएंट होते हैं वो डिवाइड में चले जाते हैं। क्लियर है? उनको, ताकि हमें 1 मोल की वैल्यू मिल सके कि 2 मोल है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 मोल की वैल्यू हो जाएगी। सेम डी के लिए तो इक्वल, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन का नोटेशन है, नोटेशन, ठीक है। अब उसके बाद में इक्वल हो जाएगा, यहां पे भी माइनस लगाया हुआ, ठीक है, तो 1/b, डी इसके मल्टीप्लाई में था, कोफिशिएंट था तो 1/b हो गया, dv/dt। उसके बाद c इसके मल्टीप्लाई में था 1/c, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होने वाला है, 1/c dc/dt। क्लियर है? उसके बाद d, अब d के लिए फिर से पॉजिटिव होगा क्योंकि ये भी प्रोडक्ट है, 1/d और dd/dt। क्लियर है? ये 1/d वाला, ये वाला d तो ये है इसका कोफिशिएंट, और ये dd/dt जो है वो क्या है, वो डिफरेंशिएशन वाला, बहुत छोटे से अमाउंट वाला है। क्लियर है? यानी रेट ऑफ रिएक्शन नोटेशन, इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन नोटेशन। ये जहां काम आएगी, 1-2 न्यूमेरिकल्स में काम आएगी, तब आपको मैं रिकॉल करवा दूंगा वहां पर कि इसका क्या यूज है। ठीक है? उसके बाद में अब इसी रिएक्शन का अगर रेट निकाला जाए, एग्जैक्टली अगर रेट निकालना है तो एक तो तरीका ये है कि इसकी कंसिस्टेंसी डिवाइड बाय पर यूनिट टाइम, डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन जो हमारा एग्जैक्ट मेथड है वो क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, k into a की पावर l, नॉट a की पावर a नहीं होगी, b की पावर b नहीं होगी, a की पावर l, b की पावर m। रिएक्टेंट की फॉर्म में हम रेट निकाल रहे हैं k into a की पावर l, b की पावर m। क्लियर है? और l और m को अगर हम सम कर देते तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो ये आज का हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस का बेसिक्स था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर शुरू करने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके सारे ग्राफ आएंगे, उसके सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे एंड सो ऑन। फर्दर ऑन हम इस केमिकल काइनेटिक को धीरे धीरे आगे बढ़ाने वाले हैं। तो यहां तक आपका जो भी आज तक करवाया गया है वो सारा बेसिक्स था। ठीक है? तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।